हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन। लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना। ओके। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बाबू? कमेंट कर देना। चलो, तो लास्ट क्लास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, ये सारी बेसिक डिटेल्स हमने कवर कर ली थी। इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एच बॉन्डिंग भी डिस्कस हो गए थे, है ना। और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स भी डिस्कस हो गए थे जो इंटर में बेटर थे एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, है ना, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, है ना, एटसेट्रा, ये सारे फैक्टर्स। चलो ठीक है, आओ देखते हैं आगे। एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको एच बॉन्डिंग डिस्कस करना है दो मॉलिक्यूल्स में। एक है HF2- और एक है HF। ठीक है, आपको इन दो मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करना है। एक है HF2- और एक है HF। ठीक है, अगर आप HF2- पे फोकस करोगे तो हम इसको F- और HF लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते? यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, तो हाइड्रोजन पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ का जो हाइड्रोजन है, क्या वो फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कनेक्टेड है? क्या ये हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है? कनेक्टेड है। क्या इसके सामने फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आ रहा है? आ रहा है। तो इनके बीच में क्या होगा? इस डेल्टा पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में क्या होगा? बोलो, एक इंटरैक्शन होगा। अरे बोलो, इंटरैक्शन। और इसी इंटरैक्शन को हम क्या बोलेंगे? एच बॉन्डिंग बोलेंगे। बोलो, क्लियर है? तो HF2- में इस तरीके का एच बॉन्डिंग है। वहीं पर अगर आप HF को कंसिडर करोगे तो आपके पास एक HF का मॉलिक्यूल है, एक दूसरा HF का मॉलिक्यूल है। सही है? तो यहाँ पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। यहाँ क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ आएगा पार्शियल नेगेटिव और यहाँ आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो इसके बीच में यहाँ एक अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और इस अट्रैक्शन को भी आप क्या बोलोगे? एच बॉन्डिंग बोलोगे। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में कवर कर ली हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वाले एच बॉन्डिंग और इस वाले एच बॉन्डिंग में आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? सोचो, एकदम देखो, नॉर्मली इसको देखो और इसको देखो, दोनों एच बॉन्डिंग दोनों ही जगह होंगे क्योंकि दोनों ही कंडीशन एच बॉन्डिंग के सेटिस्फाइड है ना। लेकिन इस वाले एच बॉन्डिंग में और इस वाले एच बॉन्डिंग में आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? कमेंट करो। बताओ, देखो मॉलिक्यूल को देखो अच्छे से। देखो हम बताते हैं। यहां पर अगर बाबू तुम ध्यान से देखो, जब जब कभी भी HF इस तरीके से क्रिएटेड रहता है तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, एक ही मॉलिक्यूल पर दोनों पोल
आ रहे हैं कि नहीं, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। एक मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण इस पे नेगेटिव आ रहा है, इस पे पॉजिटिव आ रहा है, तो एक ही मॉलिक्यूल पर दोनों तरीके के पोल्स डेवलप कर रहे हैं। इसीलिए हम बोलेंगे इसको एक डाइपोल। क्या बोलेंगे? डाइपोल। डाइपोल मतलब दो पोल, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। तो यहां पर तुमको एक डाइपोल दिख रहा होगा। चलो यहां देखो, यहां तुमको एक डाइपोल दिख रहा होगा और यहां पे भी तुमको एक डाइपोल दिख रहा होगा। तो इस तरीके के एच बॉन्डिंग को हम डाइपोल डाइपोल एच बॉन्डिंग बोल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये एच बॉन्डिंग जो है वो दो डाइपोल्स के बीच में है। यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये भी एक डाइपोल है, ये भी एक डाइपोल है। तो ये एक तरीके का डाइपोल डाइपोल वाला इंटरेक्शन है कि नहीं? है ना? तो ये वाला जो एच बॉन्डिंग है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। अरे बोलो ना, ये वाला जो एच बॉन्डिंग है, ये किस तरीके का इंटरेक्शन है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। यहां पर देखो, यहां पर आपको एक डाइपोल दिख रहा है, ये वाला एच एफ में आपको दो पोल्स दिख रहे हैं, तो ये एक डाइपोल है। लेकिन यहां पर एफ माइनस है। क्या एफ माइनस एक डाइपोल है या एक आयन है? एफ माइनस एक डाइपोल है या आयन है? कमेंट करो जल्दी। आयन है। क्यों? क्योंकि इस पर एक परफेक्ट पूरा नेगेटिव चार्ज है। डाइपोल तो बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पार्शियल नेगेटिव और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन यहाँ पर जो एफ माइनस प्रेजेंट है, एफ पर एक कंप्लीट माइनस प्रेजेंट है, तो इस एफ माइनस को आप क्या बोलोगे? आयन। अरे बोलो ना। तो इस तरीके का जो एच बॉन्डिंग है उसको हम नहीं बोल सकते कि ये एक आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। तो हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि ये एक आयन डाइपोल इंटरैक्शन है। बोलो क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब एच बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल टाइप का भी इंटरैक्शन हो सकता है और आयन डाइपोल टाइप का भी इंटरैक्शन हो सकता है। ठीक है? तो इसीलिए यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा जा सकता है कि एच बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल as well as ion dipole interaction। बोलो बाबू, चमका या नहीं चमका? जल्दी बोल दो। H bonding is a special case of dipole dipole as well as ion dipole इंटरैक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम क्यों स्पेशल केस बोल रहे हैं ये भी देखो, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन तो बहुत तरीके के हो सकते हैं। क्या उन सब इंटरैक्शन को हम एच बॉन्डिंग बोलेंगे? जैसे देखो, हम यहीं पर एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, HCl नहीं ले सकते? तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पार्शियल तो इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में भी तो एक इंटरैक्शन है। लेकिन क्या इस इंटरैक्शन को एच बॉन्डिंग बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा, क्योंकि एच बॉन्डिंग क्लोरीन के साथ नहीं होता। अरे क्लोरीन के साथ सिर्फ उन दो केसेस में होता है जो मैंने आपको बताया था। कौन कौन सा? एक ऑर्थोक्लोरोफेनॉल और एक क्लोरल हाइड्रेट। एच बॉन्डिंग में हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होना चाहिए? फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से। क्या यहाँ का हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड है? नहीं। क्या उसके सामने फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है? नहीं। तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है, लेकिन क्या ये एच बॉन्डिंग है? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि ये सिर्फ एक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है। अरे बोलो ना, है ना? बट नॉट एच बॉन्डिंग। लेकिन ये एच बॉन्डिंग नहीं है, इसीलिए हम बोल रहे हैं स्पेशल केस। क्या बोल रहे हैं? स्पेशल केस। हर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन क्या एच बॉन्डिंग होगा? नहीं। लेकिन एच बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन बिल्कुल हो सकता है। ठीक है? इसीलिए ये बड़ा चीज है, ये उसी का एक टाइप है ना? डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल केस हो सकता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन का। अरे बोलो ना। उसी तरीके से इस तरीके के तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे तुम यहाँ पर Cl माइनस ले लो और यहाँ पर तुम एच कुछ भी ले लो, जैसे HCl ही ले लो। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ क्या है? नेगेटिव। तो इनके बीच में भी तो अट्रैक्शन लगेगा।
तो आप इसको क्या बोलोगे, आयन डाइपोल इंटरैक्शन या अट्रैक्शन, सही है ना, आयन डाइपोल इंटरैक्शन। लेकिन क्या ये एच बॉन्डिंग है, नहीं, बट नॉट एच बॉन्डिंग। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, इसीलिए डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन बहुत तरीके के हो सकते हैं, आयन डाइपोल इंटरैक्शन भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, लेकिन क्या सारे डाइपोल डाइपोल और सारे आयन डाइपोल एच बॉन्डिंग होंगे? नहीं, एच बॉन्डिंग का अलग से कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना, इसीलिए मैंने लिखा है, देखो एच बॉन्डिंग इज अ, बोलो, स्पेशल केस ऑफ, है ना, डाइपोल डाइपोल और आयन डाइपोल का एक स्पेशल केस हो सकता है एच बॉन्डिंग। ठीक है, लेकिन सारे के सारे डाइपोल डाइपोल और सारे के सारे आयन डाइपोल एच बॉन्डिंग नहीं होंगे। तो एच बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल एज वेल एज आयन डाइपोल इंटरैक्शन। कितने लोग को चमका, जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, कितने लोगों को चमका ये, है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये सब टॉपिक्स जेई एडवांस में आने के लिए, है ना, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये जेई एडवांस वगैरह में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बोलो क्लियर है ये चीज, आगे बढ़ा जाए। चलो, अब हम लोग ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनका आंसर एच बॉन्डिंग है। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जैसे मान लो तुमसे हम अब क्वेश्चन करते हैं, फिर तुमको आइडिया लगेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, एक्सप्लेन वाई पैरानाइट्रोफेनॉल हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई पैरानाइट्रोफेनॉल हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा, ये आपका ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ एक इंटरेक्शन होगा जिसको आप क्या बोलोगे, एच बॉन्डिंग। और ये एच बॉन्डिंग किस तरीके का है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। लेकिन वहीं पर अगर आप पैरानाइट्रोफेनॉल बनाओगे, अरे बोलो क्लियर है, क्या यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो सकता है? नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बाबू क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसी के जैसा एक और मॉलिक्यूल ले आएंगे, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे एक एच बॉन्डिंग होगा और यहाँ पे एक एच बॉन्डिंग होगा। ये कौन सा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होगा, इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, इंटर मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग। बोलो क्लियर है यहां तक? तो अब बताओ, तुमसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन वाई पैरानाइट्रोफेनॉल का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है एज कंपेयर टू दिस, आंसर बताओ। ये तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि इस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ऊपर वाले से क्यों ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स से। यहां पर आप इंटरमॉलिक्यूलर में देखोगे कि पैरानाइट्रोफेनॉल पैरानाइट्रोफेनॉल के दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल को कस के पकड़ के रख लिया गया है। ठीक है, जबकि यहाँ पर कोई दो मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल में लगे हुए दो चीजों के बीच में एच बॉन्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होता है, जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो उनको सेपरेट करना क्या होता है, मुश्किल, तो इसीलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो, इसका आंसर क्या है, ड्यू टू
इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। अरे बोलो ना, ये सब क्वेश्चन आपको आएगा, है ना। मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, असर्शन रीजन में इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। पहला स्टेटमेंट लिखा रहेगा, पैरा नाइट्रोफेनॉल हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। रीजन में स्टेटमेंट लिखा हुआ होना चाहिए कि पैरा नाइट्रोफेनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होगा, जिसके कारण दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कस के पकड़ के रखेगा, तो इनको सेपरेट करने के लिए भी आपको टेम्परेचर या एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके के स्टेट क्वेश्चंस आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलो। चलो, एक क्वेश्चन तुमसे पूछता है, मैलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फ्यूमैनिक एसिड। मैलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फ्यूमैनिक एसिड। ठीक है, लास्ट क्लास आपको पढ़ के आना था, मैं आपको हम बहुत इंपॉर्टेंट, हर दिन आप लेक्चर प्रॉपर देख कर आइए, नहीं तो आगे वाले क्लासेस में पुराने लेक्चर्स की ही चीजें यूज होती रहेंगी। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो मैलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फ्यूमैनिक एसिड। अब इस चीज को देखते हैं, क्या है मैलिक एसिड, होता क्या है पहले ये देखो। yes, COH, ये एसिड है, एसिड आपको पता होगा, एसिड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, COOH, है ना। नहीं भी जानते हैं तो आप याद रख लीजिए, केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कार्बन वाले कंपाउंड्स वाले एसिड में अगर ये चीज प्रेजेंट है, COOH, ठीक है, COOH, तो वो चीज क्या कहा जाता है, एक एसिड कहा जाता है। ठीक है, चलो हम तुमको पहले सिंपल सिखा देते हैं। तो ये जो कंपाउंड है इसको आप बोलेंगे मैलिक एसिड। क्या बोलेंगे, मैलिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका मैलिक एसिड है। फ्यूमैनिक एसिड कैसा दिखता है, देखो थोड़ा, क्या डिफरेंस है ऊपर वाले में और नीचे वाले में, बताओ। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। ये इसमें और इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है आपको, बाबू बताइए। बहुत ऑनेस्टली हम तुमको बताते हैं, तुम लोग जितना लाइटली इन सारी चीजों को ले रहे हो ना, दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। बाबू यहाँ पे मेरे से ऐसे ऐसे स्टूडेंट पढ़े हैं ना, जिनको मैंने एक बार चीजें बता दी तो वो उसको उतने ब्लाइंडली फॉलो किया है उन्होंने, तभी उनका सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पे आपको चीजें बताई गई हैं, आप कॉपी भी पढ़कर घर से नहीं आ रहे। चलो बोलो, ये सिस नहीं है, ये क्या है, सिस। और ये क्या है, ट्रांस। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाला और ये वाला स्ट्रक्चर तो सेम ही है, बस अरेंजमेंट अलग अलग है। यहाँ पर दोनों COH बोल लो या दोनों H बोल लो, सेम साइड है। ठीक है, पलक हम आपको एक बात बताते हैं, ठीक है, गूगल पे सर्च करके वहां से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर आपको सर्च करने, यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उससे आप ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं हो जाइएगा और आप हमको मूर्ख नहीं बना सकती। ठीक है, कि कुछ भी पूछा गया तो फट से गूगल पे सर्च किए, मैलिक एसिड फ्यूमैनिक एसिड क्या होता है, बस वहां से कॉपी पेस्ट किए और यहाँ डाल दिए। ठीक है, इसलिए ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। ये सिस है और ये क्या है, ट्रांस। मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर दो दो ग्रुप, अगर सेम ग्रुप सेम साइड रहता है तो सिस बोलते हैं, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, यहाँ COH अपोजिट साइड है या HH अपोजिट साइड है, तो आप इसको क्या बोलोगे, ट्रांस। तो मैलिक एसिड और फ्यूमैनिक एसिड एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, क्या है,
आइसोमर्स, एक सिस आइसोमर है और एक ट्रांस आइसोमर है। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि मैलिक एसिड, ये वाला जो एसिड है मतलब सिस फॉर्म वाला, ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू ट्रांस वाला। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसका कॉन्जुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। पिछले क्लास में बताया था, लास्ट क्वेश्चन पिछले क्लास का था HF, HCl, HBr और HI में कंपेयर करना एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी एसिड अगर स्ट्रांग होता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ज्यादा स्टेबल होता है। कैसे बनाते हैं कॉन्जुगेट बेस? कमेंट करो, कैसे बनाते हैं कॉन्जुगेट बेस? श्रेया, अविनाश बताओ कैसे बनाते हैं कॉन्जुगेट बेस? कुछ तुम लोग नहीं पढ़ते हो, कुछ नहीं। जैसे आपके पास HCl है, तो अगर आप इसमें से H प्लस निकाल दोगे तो क्या बचेगा? Cl माइनस। तो H प्लस निकालने के बाद जो चीज बचता है उसको आप बोलते हो कॉन्जुगेट बेस, और इसको आप बोलते हो एसिड। तो जब कभी भी किसी एसिड में से अगर तुम H प्लस निकाल दोगे, एसिड में से अगर H प्लस निकाल दोगे तो निकालने के बाद जो चीज बचेगा वो क्या बचेगा? कॉन्जुगेट बेस। मानते हो? चलो यहाँ देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये H है, ये H है, यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड OH। अब मान लेते हैं कि इसने अपना एक H प्लस यहाँ से लूज कर दिया, कर सकता है ना? एसिड का काम होता है H प्लस निकालना। तो यहाँ ऑक्सीजन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन है वो H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल गया, तो इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है, बोलो। उसके बाद यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो ये आपको दूसरा COH दिखेगा, देखो C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। अच्छा, क्या ये हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कनेक्टेड है? क्या ये हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कनेक्टेड है? कनेक्टेड है। क्या इसके सामने इसको फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन दिख रहा है? तो यहां पर क्या होगा? एक अट्रैक्शन आ जाएगा। अरे बोलो, यहां पर एक अट्रैक्शन होगा, और इस अट्रैक्शन को आप क्या बोलते हैं? H बॉन्डिंग बोलते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब मैलिक एसिड में H प्लस निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बचेगा उस कॉन्जुगेट बेस में H बॉन्डिंग हो रहा है। मानते हो? चलो अब थोड़ा फ्यूमैनिक एसिड देखना। यही है ना? बताओ इस बार H बॉन्डिंग होगा क्या? इस बार H बॉन्डिंग होगा क्या? यहाँ पर O माइनस, यहाँ पे तो O माइनस था, उसके बगल में ही H प्लस था, इनके बीच में डिस्टेंस क्या था? कम। तो डिस्टेंस कम होने के कारण यहाँ पर H बॉन्डिंग हो गया। लेकिन यहाँ पे तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, यहाँ O माइनस है, यहाँ O माइनस है और यहाँ H प्लस है, तो H बॉन्डिंग होगा क्या इनके बीच में? नहीं होगा। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का H बॉन्डिंग नहीं होगा। नो H बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अरे बोलो, समझ रहे हो? इसका मतलब तुम ये भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि ट्रांस में H बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, लेकिन सिस वालों में H बॉन्डिंग हो सकता है। तो अब बताओ, इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल निकला या इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल निकला? सिस वाले का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल निकला। क्यों निकला? क्योंकि जैसे ही ये अपना H प्लस छोड़ा, यहाँ पर माइनस आया, तो ये बगल का हाइड्रोजन वाला डेल्टा पॉजिटिव और ये माइनस के बीच में एक अट्रैक्शन आ गया, और अट्रैक्शन आने से स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। जब से केमिस्ट्री पढ़ा रहे तब से ये पढ़ा रहे कि जब जब दो चीजों के बीच में अट्रैक्शन होगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और जब जब दो चीजों के बीच में रिपल्शन होगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। तो यहाँ पर H प्लस निकालने के बाद जो चीज बचा ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस नहीं है। और ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस किसका है? मैलिक एसिड का। अरे बोलो ना। और ये कॉन्जुगेट बेस किसका है? फ्यूमैनिक एसिड का। तो ड्यू टू एच बॉन्डिंग मैलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। तो जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि नहीं?
इसीलिए देखो दोनों स्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल सेम है, इसमें भी दो कार्बन है, दो एच है और दो सीओएच है, इसमें भी दो कार्बन है, दो एच है, दो सीओएच है। फर्क बस इतना है कि एक सिस आइसोमर है और एक ट्रांस आइसोमर है। सिस आइसोमर में दोनों सीओएच अगल बगल थे, अगल बगल होने के कारण यहाँ पर एच बॉन्डिंग पॉसिबल था क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या था, कम। लेकिन यहाँ पे दोनों सीओएच आपके कैसे थे, ऑपोजिट थे, एक दूसरे से अपोजिट थे इस तरीके से। तो जब अपोजिट थे तो डिस्टेंस ज्यादा था, जिसके कारण इनमें एच बॉन्डिंग नहीं हो पा रहा था। एच बॉन्डिंग नहीं हो पाया तो इसका कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल निकला या इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल निकला। तो जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो आपका ज्यादा एसिडिक होगा। अरे बोलो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट बेस, ये एरो है, एरो ग्रेटर देन का। अब मैंने ऐसे बना दिया है कि मैलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फ्यूमैनिक एसिड। कितने लोग को चमका, जल्दी कमेंट करो। कितने लोगों को चमक गया, जल्दी कमेंट करो। ये सब क्वेश्चन आ जाएंगे ना एग्जाम में तो आप फैल जाएंगे रायता की तरह। इसीलिए आपको ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अविनाश, श्रेया, क्लियर है क्या? बाबू देखो, हम एक बात, अगर आपको आगे की चीजें अच्छे से समझनी है तो आप पुराने लेक्चर्स देख कर आइए। आपके पास तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, तो आप किसी चीज को 10 बार भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार हम 2 घंटा क्लास ले लिए उसके बाद हम आपके पास नहीं है। हम आपके पास 24 घंटे तो नहीं है, है ना। लेकिन मेरा पढ़ाया हुआ लेक्चर, वीडियो, ये सब तो आपके पास हमेशा अवेलेबल है। कभी किसी कारण से क्लास छूट गया तो आप उसका रोना नहीं रो सकते कि क्लास छूट गया तो कैसे करें, क्लास नहीं गए थे, सर क्या पढ़ाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके पास तो वीडियोज अवेलेबल है। अगर आपका क्लास छूट जाता है, आपको कोई चीज नहीं समझ में आता है, तो आप दोबारा जाके उस लेक्चर को देखिए। फिर भी डाउट रह जाता है तो पूछिए, आप पढ़ेंगे ही नहीं। अब आपको सिस ट्रांस पढ़ा दिया मैंने, अब आपको ये भी नहीं पता कि ये सिस है या ट्रांस है। बोलो, नहीं पढ़ाया है। यहाँ पे दो दो सेम ग्रुप सेम साइड रहता है तो सिस, और यहाँ सेम ग्रुप अपोजिट साइड रहता है तो ट्रांस। बाबू ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी क्वेश्चन एसिड और एसिड का या बेस एसिड का आएगा ना, तो यही कॉन्सेप्ट लगाना है। वो एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। यहाँ पे सिस वाले में या मैलिक एसिड में जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वहां पे एच बॉन्डिंग के कारण उसको स्टेबिलिटी मिल रही है। जबकि फ्यूमैनिक एसिड जब अपना H प्लस निकाल देता है तो ये जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है ये ट्रांस पोजीशन में है। तो जिसके कारण इस H और इस O माइनस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पा रहा, तो इसको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। तो इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है मैलिक एसिड का, इसलिए मैलिक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। आपको बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, सॉलिड स्ट्रक्चर मतलब एक्सप्लेन करना है। बोरिक एसिड क्या होता है, व्हाट इज बोरिक एसिड? मैंने आपको स्ट्रक्चर में पढ़ाया है, स्ट्रक्चर H3BO3। H3BO3 को आप क्या बोलते हैं? बोरिक एसिड। कोई बात नहीं, आज के बाद जानो कि बोरिक एसिड H3BO3 होता है। बताओ सेंट्रल एटम कौन बनेगा? बोरॉन। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 5, 2, 3, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे क्या कनेक्ट कर दोगे? देखो एसिड है तो एसिड से हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होता है? ऑक्सीजन से। तो यानी आप इन सब से क्या कनेक्ट करोगे? बोलो। ऑक्सीजन। और इससे क्या कनेक्ट करोगे? हाइड्रोजन, है ना। तो इन शॉर्ट आप इसको BOH, BOH और BOH ऐसे लिख सकते हो। ये H3BO3 का स्ट्रक्चर है, ठीक है।
ये तो H3BO3 का आपने एक मॉलिक्यूल बनाया है, क्या बनाया है, एक मॉलिक्यूल बनाया है, लेकिन बहुत सारे H3BO3 जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ये तो आपने H3BO3 का एक मॉलिक्यूल बनाया है कि H3BO3 का जो एक मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से होगा। कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो sp2 बोल सकते हो, अरे बोलो ना। हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो क्या बोल सकते हो, sp2। ज्योमेट्री पूछे तो ट्रायंगुलर प्लेनर, अरे बोलो ना। बॉन्ड एंगल बोले तो 120 डिग्री। तो ये सारी चीजें तो आप ऑलरेडी इस चैप्टर में सीख चुके हैं, कोई दिक्कत किसी को। लेकिन ये आपने जो बनाया है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H3BO3। लेकिन H3BO3 ओवरऑल कैसे रहता है, बहुत सारे H3BO3 जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर बाबू दिखता है, थोड़ा हम आपको दिखाते हैं, देखो। अरे बोलो, रैंक लाना है ना कि नहीं लाना है, लाना है। कितना तुम्हें एक कुछ देखो, अब इन सब से क्या क्या कनेक्टेड होगा, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। इससे एक H कनेक्टेड होगा, अरे बोलो। इससे एक H कनेक्टेड होगा, इससे एक H कनेक्टेड होगा, इससे एक H, इससे एक H कनेक्टेड होगा, एक H कनेक्टेड होगा, एक H, एक H, एक H, 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 ऐसा। आइडिया लग रहा है क्या, देखो एक बार। अरे बोलो बाबू। चलो हम तुमको अच्छे से एक एक करके बताते हैं तो तुमको थोड़ा और लॉजिक क्लियर लगेगा। यहां तक क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लेते हैं कि ये जो H है, यहाँ पे जो H निकला है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसी तरीके से बोरॉन और ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो यहाँ पे आप जब स्ट्रक्चर बनाओगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो देखो, इस ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा, ठीक है, उसको हम अलग अलग कर, यहां से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, मान लो कि ये इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा। बोरॉन और ऑक्सीजन में यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा।
तो बाबू ये जो H यहाँ पे कनेक्टेड है, ये जो H है ये इसके साथ H बॉन्डिंग करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है। सिमिलरली इस वाले ऑक्सीजन के पास भी तो एक H होगा, तो वो इसके साथ क्या कर सकता है? H बॉन्डिंग। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। देखो बहुत सिंपल सा चीज है, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, देखो ये बोरॉन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पार्शियल नेगेटिव हो गया। इससे कनेक्टेड जो हाइड्रोजन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा? एक एच बॉन्डिंग बनेगा। समझ रहे हो? उसी तरीके से यहाँ पे देखो, अब ये जो बोरॉन है इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगा, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे भी एच बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे भी एच बॉन्डिंग होगा, नहीं होगा? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के बीच में। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इस तरीके से। ठीक है। अब देख, अब यहाँ पे देखो, मान लो कि ये दोनों H ऊपर वाले के थे, तो इस वाले ऑक्सीजन का भी H बचा है बनाना, तो यह इस ऑक्सीजन का H अगर तुम बनाते हो तो वो ये और ये अभी तो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव। सिमिलरली सारी चीजें ऊपर भी इसी तरीके से कनेक्टेड होंगी। तो जब आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो आपको लगेगा कि बहुत सारे H बॉन्डिंग, बहुत सारे H3BO3 के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं? H बॉन्डिंग से कनेक्टेड हैं। तो इतना ज्यादा अट्रैक्शन होने के कारण जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा वो क्लोज आते जाएंगे, और क्लोज आते आते जाएंगे तो चीजें किस में बदल जाएंगी? सॉलिड फॉर्म में बदल जाएंगी। किस में बदल जाएंगी? सॉलिड फॉर्म में बदल जाएंगी। इसीलिए सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड का भी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपका एच बॉन्डिंग ही है। वो आपका क्या है? एच बॉन्डिंग ही है। थोड़ा अच्छे से इनको देख लो, कोई डाउट है तो पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार इस स्ट्रक्चर को देख लो अच्छे से। रुको हम तुमका ये पूरा बना देते हैं एक बार। यहाँ पे भी एक एच होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे भी एक एच होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे भी एक एच होगा, पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे भी एक एच होगा, पार्शियल पॉजिटिव। प्लस ये इधर भी एच बॉन्डिंग करेगा, ये वाला भी। अरे बोलो ना। कहाँ पे? हाँ, इस तरीके से ये वाला ही नहीं इधर वा करेगा, ये वाला इधर करेगा, है कि नहीं? इस तरीके से चीजें कनेक्टेड रहेंगी। ये आपका एच है, इधर एच बॉन्डिंग करेगा, ये एच है, इधर एच बॉन्डिंग करेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, जैसा ये स्ट्रक्चर हम बनाए हैं एग्जैक्टली आप वैसा ही स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है। अरे बोलो। देखो तुमको बीच में एक हेक्सागन दिखेगा इस टाइप का, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ये आपका सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड है। आप
बेसिकली ये स्ट्रक्चर आपको बनाने आ सकता है, या इस स्ट्रक्चर से चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, या आपके सिलेबस में है, एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर बना हुआ भी है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका ये है कि आप ये बात समझ पाए कि ये जो स्ट्रक्चर आप बनाते हैं ये H3BO3 का एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। बहुत सारे H3BO3 के मॉलिक्यूल इस तरीके से आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब हमको तुम बताओ, इस स्ट्रक्चर को देख के बताओ कि एक बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, थोड़ा देखो ध्यान से। नंबर ऑफ H बॉन्ड्स वन बोरिक एसिड फॉर्म्स, बताओ। जैसे ये मान लो हम यही वाला स्ट्रक्चर उठा लेते हैं, एक H बॉन्डिंग ऊपर, एक H बॉन्डिंग इधर, दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, ये हो गया पांच, और ये हो गया छह। तो हर बोरिक एसिड का जो एक यूनिट है वो 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। है ना, मैं सब बना नहीं रहे, दिखाने के लिए यहाँ पे भी ये कनेक्टेड होंगे, ये कनेक्टेड होंगे, समझ रहे हो। तो हम हर दिखा नहीं रहे सारा, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसे तो और भी होंगे, इधर बनाते जाओगे उधर बनाते जाओगे तो सारे ही जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन एक, इसलिए मैंने एक बोरिक एसिड पूरा बनाया है ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिले। इस बोरिक एसिड में देखो, एक एच बॉन्डिंग, एक एच बॉन्डिंग, दो हो गए, फिर देखो ये तीन, ये चार, ये पांच, और ये छह। तो एक बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? 6 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो यानी एक बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल अगल बगल के 6 बोरिक एसिड से कनेक्टेड हो सकता है। कहने का मतलब कि वो 6 मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। तो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा अट्रैक्शन लगता जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा एच बॉन्डिंग होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा उतना मॉलिक्यूल्स क्लोज आते जाएंगे। तो मॉलिक्यूल बचपन से पढ़ते आए हो कि एटम और मॉलिक्यूल बहुत क्लोज आ जाते हैं तो फिजिकल स्टेट क्या होता है? सॉलिड। तो इसीलिए बोरिक एसिड जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि इसका एक जो मॉलिक्यूल है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? 6। यानी कि बोरिक एसिड के सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करने का भी रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये बोलो कितने लोग को चमक गया, जल्दी कमेंट करो, जल्दी 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 कमेंट करो अगर क्लियर है तो। तुम यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो, वो देखो हम किए नहीं है। तुम लॉजिकली अगर सोचो तो यहाँ पे भी तुम कर सकते हो ऐसे। नहीं कर सकते? तो इस तरीके से तुम्हारे कनेक्शंस होंगे बहुत सारा। भी तुम इतने ही बोरिक एसिड बनाए, यहाँ पे हर जगह बोरिक एसिड होगा। बनाते जाओगे तो जीवन खत्म नहीं होगा, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे बोरिक एसिड के, है ना। लेकिन बस हम कुछ मॉलिक्यूल्स बनाकर आपको ये पिक्चर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंडीशंस क्योंकि सेटिस्फाइड है। क्यों सेटिस्फाइड है? हर एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, और वो सामने उसको, जैसे ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आया, इस पे पार्शियल नेगेटिव आया। अच्छा, इसके सामने भी कौन पड़ गया? ऑक्सीजन, जिस पे पार्शियल नेगेटिव है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो एक बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। मतलब जितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा, उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्लोज आते जाएंगे, और जितना ज्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल क्लोज आते जाएंगे स्ट्रक्चर का फिजिकल स्टेट क्या होता जाएगा? सॉलिड। नहीं, आप नहीं बचपन में पढ़े कि सॉलिड में एटम्स और मॉलिक्यूल्स बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, गैसेस में बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो ड्यू टू इतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक एक बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगे। इसका मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होने के कारण इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? सॉलिड टाइप का। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत किसी को? एक बार इसको अच्छे से देख लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पानी पी के आते हैं।
कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो हम बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है ना कि आपसे क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाएंगे और उन सब का जो रीजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। जैसे असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन आ गया कि बोरिक एसिड एग्जिस्ट्स इन सॉलिड फिजिकल स्टेट, या बोरिक एसिड का फिजिकल स्टेट सॉलिड है, और रीजन में स्टेटमेंट लिखा रहे कि बिकॉज इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आपको ये बात पता नहीं रहेगा ना तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे कि क्या कोई किसी का फिजिकल स्टेट सॉलिड होने का रीजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस का क्या बेसिक सा मतलब है, बचपन से आपको पढ़ाया गया है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, एटम और मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा क्लोज आएंगे, और बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे तो फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा, सॉलिड। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक एक बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल 6-6 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। एक मॉलिक्यूल जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो अपने दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ उतना ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करेगा। अट्रैक्शन होने के कारण मॉलिक्यूल्स उतने नजदीक आ जाएंगे तो फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? चलो, अब जैसे एक क्वेश्चन देखो, अमंग ऑल दी halogen acids only HF is liquid। जितने भी हैलोजन एसिड्स हैं, हैलोजन एसिड्स मतलब हैलोजन वाले एसिड, है ना। हैलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इनका एसिड क्या हो जाएगा, HF, HCl, HBr और HI। अरे बोलो ना। तो ये हैलोजेंस हैं, ये हैलोजेंस एसिड्स हैं। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जितने भी हैलोजेंस हैं उसमें से सिर्फ HF जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी सबका फिजिकल स्टेट क्या होता है, गैसियस। HCl, HBr, HI। अब आप बोलोगे सर लैब में तो 10th में देखे थे HCl, वो तो पानी जैसा दिख रहा था, आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि HCl जो है वो गैस है। बाबू वो डाइल्यूटेड फॉर्म है। लैब में, स्कूल के लैब में आपने जो एसिड देखा होगा HCl, पानी जैसा दिखता होगा, तो वो तो डाइल्यूटेड है ना, उसमें 90% तो पानी है और 10% HCl घुला गया है उसमें। अगर आप प्योर HCl की बात करोगे, अगर कहीं किसी रिएक्शन में प्योर HCl कहीं बन रहा है तो उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, गैस होता है ना। और 90% पानी होगा तो फिजिकल स्टेट तो पानी वाला ही ले लेगा। किसी चीज में 100% में से 90% पानी हो तो दिखेगा कैसा, पानी जैसा ही दिखेगा ना। लेकिन तो जनरली इन सब का फिजिकल स्टेट क्या होता है, गैस। अब ये क्वेश्चन आ गया, बताओ क्या होगा आंसर। बोला सर टॉपिक पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड तो आंसर तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही होगा। अरे बहुत सिंपल है, देखो अगर आप HF के मॉलिक्यूल को देखो, तो अभी तो देख कर आए थे थोड़ी देर पहले, नहीं इनमें से इतना तो पता चल ही गया होगा कि अमंग ऑल दीज हैलोजन एसिड सिर्फ HF ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तो बनाते नहीं, सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बनाते हैं। तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लगेगा, नहीं लगेगा। और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के कारण ये HF का मॉलिक्यूल और ये HF का मॉलिक्यूल नजदीक आ जाएंगे, और नजदीक आ जाएंगे तो फिजिकल स्टेट कैसा हो जाएगा, लिक्विड। अच्छा सॉलिड क्यों नहीं हुआ, बाबू सॉलिड के लिए और ज्यादा अट्रैक्शन चाहिए। यहाँ एक HF के मॉलिक्यूल और दूसरे HF के मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। वहां बोरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल 6-6 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था, तो वहां अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, इसीलिए वो और नजदीक आ गए थे, है ना। यहाँ उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो रहा, फिर भी रीजन वही है कि इसका भी रीजन वही है, इनका फिजिकल स्टेट्स पे होने का। अरे बोलो ना, कितने लोग को चमका ये जल्दी कमेंट करो। सेम रीजन, सेम रीजन, है ना। आप लिख सकते हो ये लिक्विड इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर H बॉन्डिंग है, और ये यहाँ पर किसी भी तरीके का H बॉन्डिंग नहीं है, नो H बॉन्डिंग। बोलो क्लियर। चलो, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है। बर्फ जो है वो पानी पर तैरता है, ठीक है।
ये तो बेसिक साइंस है, 8 9 में भी बच्चे पढ़ते हैं। कोई भी चीज कब किसी चीज पर तैरता है, नॉर्मल भाषा, अगर हम बहुत डिटेल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स का एनालिसिस नहीं करें तो बेसिकली हाँ डेंसिटी, इतना तो बोला जा सकता है एक बेसिक बात, है ना। अगर डेंसिटी किसी की कम होती है, आप जनरली देखो, आप एक गिलास पानी ले लो, उसमें एक बर्फ का टुकड़ा डालो, तो बर्फ नीचे नहीं जाएगा, बर्फ उसके सरफेस पर क्या करेगा, तैरेगा। या आप देखते होंगे कभी कभी ठंड के सीजन में, कभी कभी जैसे कश्मीर वगैरह में या जो बहुत नॉर्थ पोल वगैरह में पूरा समुद्र या सी ही जम जाता है, तो आइस बर्ग्स वगैरह जो होते हैं वो पानी के सरफेस पर तैरते रहते हैं, अंदर नहीं होते, अंदर तो लिक्विड पानी ही रहता है, ऊपर वाला जो सतह है वही बर्फ बनता है ना। तो कहने का मतलब कि जो बर्फ है वो पानी पर तैरता है, ऐसा क्यों? इसका भी रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, यहां से 2 3 चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है, अगर आप देखो स्ट्रक्चर, अगर आप कभी बनाओ, आखिर बर्फ भी तो बना है पानी का ही ना। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, सही है ना बाबू। यानी यहाँ पर इनके इनके बीच में एक अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। अरे बोलो। सिमिलरली इस तरफ भी लगता चला जाएगा, इस तरफ भी लगता जाएगा, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ये आइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ध्यान से, अगर तुम, हाइड्रोजन बॉन्ड है हर जगह, अगर तुम ध्यान से इस आइस के स्ट्रक्चर को देखोगे तो तुमको ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं लगता कि बीच बीच में बहुत सारा खाली जगह पड़ा हुआ है, वेकेंट वेकेंट स्पेसेस है ना। ये जो पूरा जो स्पेस है ये क्या है, वेकेंट है। और वेकेंट स्पेसेस बहुत ज्यादा है, तो खाली जगह होने के कारण डेंसिटी बढ़ता है या घटता है? जैसे फॉर एग्जांपल, नहीं समझ में आया तो हम तुमको बताते हैं, ये रूम है क्लासरूम, इस क्लासरूम में एक भी बच्चा नहीं रहे, तो इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी कि ज्यादा? कम होगी। और इस क्लास में, इस छोटे से रूम में 100 बच्चे को बैठा दे, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। मतलब जितना ज्यादा खाली जगह रहेगा उतना ज्यादा डेंसिटी क्या है, कम रहेगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी आप बचपन से पढ़ते आए हैं, क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम तो है, लेकिन क्या इस खाली जगह में कोई मास है? अरे वॉल्यूम तो है, जगह तो है, लेकिन क्या इस जगह में कुछ है, कोई मॉलिक्यूल, कोई एटम, कोई आयन है? नहीं, वो तो खाली है। तो वॉल्यूम है लेकिन मास कम है या मास नहीं है, तो डेंसिटी तो कम ही होगी ना। तो वैकेंट स्पेसेस होने के कारण डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। और डेंसिटी कम होने के कारण आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ये रीजन है। अगर भगवान ने एच बॉन्डिंग नहीं बनाया होता तो इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा होता, और इस तरीके के स्ट्रक्चर नहीं बन रहे होते तो इस जगह का खाली स्पेस नहीं होता, और खाली स्पेस नहीं होता तो बर्फ की डेंसिटी पानी से कम नहीं होती, और पानी से कम अगर नहीं होती तो कभी भी बर्फ पानी पर पानी पर तैरता नहीं। नहीं तो क्या होता पता है, अगर भगवान इतना सृष्टि, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भगवान नहीं बनाए होते तो क्या होता, अगर ठंड का सीजन आता तो पूरा का पूरा समुद्र नीचे से जम जाता। तुम सोचो, बर्फ, तुम कभी कितना भी ठंड पड़ेगा ना, तो हमेशा जो बर्फ का जो लेयर है वो हमेशा पानी के सरफेस से जमना चालू होगा। तुम कभी इसको फील करना चाहो ना, तो हम तुमको बताते हैं। सबके घर में आइस ट्रे रहता है, फ्रिज में बर्फ जमाने वाला ट्रे। उसमें क्या करना कि ठंड पानी भर देना और उसको फ्रीजर में डाल देना। अब नॉर्मली बर्फ जम जाएगा 2 3 घंटे में, लेकिन तुम आधे घंटे 45 मिनट के बाद वापस जाकर उसको तुम देखना, तुम देखोगे कि ऊपर एक हल्का सा बर्फ का लेयर जमा होगा, और ऐसे उंगली फोड़ोगे तो नीचे पानी ही दिखेगा। तुम कभी भी एक कटोरी में पानी ले लेना, उसको फ्रीजर में रख देना, है ना, पूरा कटोरी का पानी पूरा बर्फ बनने में हो सकता है कि 5 6 घंटे लग जाए, लेकिन तुम 1 घंटा 1.5 घंटा बाद जाके तुम देखोगे तो तुमको लगेगा कि ऊपर वाले सरफेस पे बर्फ जम गया है, और तुम थोड़ा सा ऐसे उंगली करोगे ना तो अंदर तुमको पानी दिखेगा। बर्फ हमेशा बनता है ऊपर वाले सरफेस पे, ऊपर वाले सरफेस से जो बर्फ है वो बनना चालू होता है।
ठीक है, क्योंकि क्योंकि जैसे वो बर्फ बन जाएगा वैसे ही उसका ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, और ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा तो उसकी पानी की डेंसिटी तो ज्यादा होगी, तो नीचे लिक्विड पानी रहेगा तो बर्फ हमेशा ऊपर ही रहेगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता, अगर एच बॉन्डिंग दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, नेचर में एच बॉन्डिंग जैसी कोई चीज नहीं होती, भगवान ने एच बॉन्डिंग नहीं बनाया होता, तो इस तरीके का, इसको बोलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? गुफा, गुफा, केज लाइक स्ट्रक्चर। गुफा जैसा है, खाली जगह है। अगर एच बॉन्डिंग नहीं होता तो इस तरीके का खाली जगह नहीं बनता, खाली जगह नहीं बनता तो डेंसिटी कम नहीं होती, डेंसिटी कम नहीं होती तो बर्फ फिर पानी में तैरता नहीं, बर्फ नीचे नीचे मतलब नीचे से बर्फ बनना चालू हो जाता, और नीचे से बर्फ बनना अगर चालू हो जाता तो कोई भी एक्वेटिक सस्टेन कर पाता। सबको, जैसे कोई मछली है, कोई वेल है, या कुछ भी डॉल्फिन है, उस लोग जितना भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको जीने के लिए तो पानी चाहिए, और पानी पूरा बर्फ ही बन जाए तो वो जी पाएंगे क्या? नहीं। इसलिए जितना बर्फ का काम होता है वो सब ऊपरी सतह पर होता है, नीचे जितना पानी रहता है वो हमेशा लिक्विड में, हमेशा लिक्विड रहता है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है कि आइस पानी पर इसलिए फ्लोट कर पाता है क्योंकि आइस जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, वाटर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो आइस के फॉर्म में, तो इस तरीके से केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे जगह तो है लेकिन इसके अंदर कोई मास नहीं है ना, वॉल्यूम है, ये रूम है लेकिन इस रूम में मात्र 2 ही बच्चे बैठे हैं, है ना, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? कम। इस रूम में 18 बच्चे और आ जाए, 20 बच्चे इस टोटल रूम में बैठ जाएं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा? और ज्यादा होगा। हाइड्रोजन सॉरी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा? और ज्यादा होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा। कितने लोग को चमका ये? कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना, यहीं पर और 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। कभी भी, कभी भी टेम्परेचर को बढ़ाने से, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से डेंसिटी हमेशा क्या होता है? डिक्रीज करता है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। दुनिया में हर एक सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होती जाएगी। ठीक है, नहीं समझ में आए तो हर किसी चीज को अगर आप टेम्परेचर उसका बढ़ाते जाएंगे तो वो चीज और गाढ़ा से पतला होता जाएगा। जैसे आपके पास मध है, आप मध को गर्म करते जाइए, मध ऐसे रहेगा तो बहुत गाढ़ा रहता है, आप मध को गर्म करते चले जाएंगे तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होती चली जाएगी। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से डेंसिटी कम होती है फॉर ऑल सब्सटेंसेस एक्सेप्ट वाटर। जल ही जीवन है इसको छोड़ के। पानी एक दुनिया में ऐसा चीज है जिसके टेम्परेचर को बढ़ाने से इसकी डेंसिटी बढ़ती चली जाती है, इसकी डेंसिटी घटती नहीं है। ऐसा क्यों होता है अब हम तुमको बताते हैं। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तुम अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे, मान लो इसका टेम्परेचर तुमने बढ़ाकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो बर्फ तो पिघल जाएगा क्योंकि बर्फ तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट करता है, तो वो तो 2 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघल जाएगा। अरे बोलो ना, पिघलने लगेगा तो क्या होगा सोचो। तो जैसे जैसे तुम इसका टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे, तुमको नहीं लगता है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हैं ये टूटने लगेंगे? अगर तुम किसी चीज को बहुत ज्यादा बाहर से एनर्जी दे दोगे, टेम्परेचर दे दोगे, तो बॉन्ड्स बढ़ेंगे या टूट जाएंगे? तो टेम्परेचर के बढ़ाने से, टेम्परेचर के बढ़ाने से ये जो एच बॉन्डिंग बना है ऊपर में वो क्या हो जाएगा? अरे बोलो, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ये एच बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगा तो अब ये केज लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा क्या? नहीं, ये खाली, ये जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है ये दिखेगा, एच एच बॉन्डिंग के कारण ही तो ये खाली जगह बने हुए थे, केज लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ था, वेकेंट स्पेसेस थे, तो इसकी डेंसिटी क्या थी? कम। लेकिन जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाने लगोगे इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले ब्रेक कर जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे ही ब्रेक कर जाएगा तो इसके वैकेंट स्पेसेस क्या हो जाएंगे? अरे बोलो, इसके वैकेंट स्पेसेस कम हो जाएंगे, और वैकेंट स्पेसेस कम हो जाएंगे तो डेंसिटी क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। ये काम सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। मतलब आपने टेम्परेचर को 0 से बढ़ाकर 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो,
4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते चले जा रहे हैं तो ये क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला एस्पेक्ट है वो टूट जाएगा और आपको ऐसा कोई केज लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक आएंगे और नजदीक नजदीक आने के कारण इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा करते हो तो फिर नॉर्मल बिहेवियर ही फॉलो होता है, वाटर की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज करती जाती है, वाटर की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज करते जाती है, जैसे दुनिया के हर एक सब्सटेंस की होती है। इसका मतलब अगर हम तुमसे पूछें कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पर होगी, बिल्कुल सही, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, क्योंकि देखो 0 से 4 तक तो डेंसिटी बढ़ ही रहा है, 0 से 4 डिग्री तक जाते जाते तक तो डेंसिटी इंक्रीज ही कर रहा है, 4 के बाद 4.1 करोगे, 4.2 करोगे, 5 करोगे, 6 करोगे तो फिर घटने लगेगा। 0 से 4 तक बढ़ा और 4 के बाद घटने लगा तो मैक्सिमम कहाँ निकलेगा, 4 पर ही निकलेगा। तो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। सब चीज का रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अरे बोलो, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये बात तो हर बच्चे को पता होना चाहिए, चाहे वो केमिस्ट्री का, ये चीज तो फिजिक्स में भी आएगा, ये चीज तो एक जनरल साइंस की भी बात है और इन जनरल केमिस्ट्री की तो बात है ही। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बात आपको नहीं पता होनी चाहिए। दुनिया में हर एक सब्सटेंस को जब गर्म किया जाता है, जब उसको हीट किया जाता है, जब उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसकी डेंसिटी कम होती है, एक्सेप्ट पानी। क्यों होता है पानी में ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो वो पर्टिकुलर चीज क्या होता जाएगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये टूट जाएगा। अरे टेम्परेचर देने से, एनर्जी देने से बॉन्ड टूटेंगे ना। और ये जो और ये जो आपका बेसिकली ये जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड तो है नहीं, है तो वीक ही कैटेगरी का बॉन्ड। ठीक है, वीक में भी स्ट्रांग वाला है लेकिन है तो वीक ही कैटेगरी का बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड इतनी टेम्परेचर बढ़ाने से ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लगेंगे। जैसे ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लगेगा तो ये जो पहले वैकेंट स्पेसेस थे, जो खाली जगह था जिसके कारण इसकी डेंसिटी कम थी, अब वो खाली जगह नहीं बचेगा तो अब वो डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे बोलो ना, अब उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप पानी को हीट करते हैं, अरे 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आइस रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से फिर आइस मेल्ट करना चालू करेगा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होगा, अगर आप हीट करते चले जाएंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला एस्पेक्ट खत्म हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स जो है वो नजदीक नजदीक आ जाएंगे और उनकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, खाली जगह कम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हो तब तो इन मॉलिक्यूल्स को इतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी कि ये सब एक दूसरे से दूर दूर भागने लगेंगे। ठीक है, और दूर दूर भागने लगेंगे तो फिर मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हो जाएंगे तो डेंसिटी फिर घटने लगेगी। इसलिए वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो 4 डिग्री 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। कितने लोग को चमका है जल्दी कमेंट करो, कितने लोगों को चमक गया जल्दी कमेंट करो। बोलो। तो बर्फ पानी में तैरता है, इसका भी रीजन यही है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप एनसीईआरटी वगैरह में देखोगे ना तो बहुत अच्छा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया रहता है। ये तो हम एक रफ डायग्राम बनाए, आप कभी सॉलिड, रुको हम तुमको दिखाते हैं। कोई इजी सा स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर ऑफ आइस डेंसिटी एंड बॉन्ड्स इस तरीके का है। ठीक है, तो देखो इस तरीके के मॉलिक्यूल और एटम होंगे, लेकिन जब वो आइस के फॉर्म में रहते हैं, जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं तो वो इस तरीके का स्ट्रक्चर जुड़ जाता है। तो देखो यहाँ पे तुमको इतना ये सब जो बीच बीच में है, तुमको बहुत सारे वेकेंट स्पेसेस दिख रहे हैं कि नहीं,
ये यहाँ पे तुमको ये सब बहुत सारे, ये सब जो हैं, ये सब आपको वेकेंट स्पेसेस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? तो इन जो, तो ये जो वेकेंट स्पेसेस है यहाँ पर, इस वेकेंट स्पेसेस के कारण ही इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम। जैसे ही बर्फ बनता है तो बर्फ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह एस्पेक्ट होता है, तो बहुत सारा ऐसा खाली खाली जगह बन जाता है, और खाली खाली जगह बन जाने के कारण इनकी डेंसिटी पानी से कम हो जाती है, और पानी से कम होने के कारण ये पानी में तैरते हैं। तो बेसिक सा फंडा है ना, जिसकी डेंसिटी कम रहेगी वो तैरेगा, है ना। तो पानी और बर्फ में बर्फ की डेंसिटी कम हो गई ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू ये केज लाइक स्ट्रक्चर, ये वैकेंट स्पेसेस के कारण। ठीक है, तो इसके कारण ये क्या होता है, तैरता है। बोलो क्लियर है? ये पानी जो बर्फ जो है वो पानी के सरफेस पर तैरता है। लेकिन तुम टेम्परेचर बढ़ाने लगोगे तो फिर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने होंगे ये टूटने लगेंगे, तो फिर ये वैकेंट स्पेसेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये एटम और मॉलिक्यूल नजदीक आ जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब आप पानी को हीट करते हैं तो उसकी डेंसिटी घटने के बदले बढ़ती है। इसलिए वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कहां पर होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। समझा ना, लॉजिक समझे? आइसक्रीम खाए, आइसक्रीम? अरे बोलो। आइसक्रीम में जनरली जब तुम आइसक्रीम खाते हो, जैसे चोकोबार खाते हो या वो जो लॉलीपॉप आता है, मतलब जो भी जो चूसने वाला आइसक्रीम जिसको बोलते हैं, अरे कप वाला और कॉर्नेटो और कोन की बात नहीं कर रहे, वो जो लॉलीपॉप जैसे चूसने वाले जो आइसक्रीम आते हैं, ठीक है, पिस्ता फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, या कुल्फी टाइप का। तो तुम जब भी ये स्टिक वाला आइसक्रीम देखते होगे, तो ये जो स्टिक है ये हमेशा लकड़ी का ही बना होता है। कभी देखा है किसी दूसरे चीज का? कभी भी आइसक्रीम का कोई भी स्टिक, स्टिक वाला जो आइसक्रीम होता है उसका स्टिक हमेशा लकड़ी का ही होता है। कभी दूसरे चीज का देखा है स्टिक? इतने समय से, इतने साल से आइसक्रीम खा रहे हो, या आइसक्रीम बनाने वाली इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो चाहते तो किसी दूसरे चीज का भी बना सकते थे, लेकिन वो हमेशा वो लकड़ी जो है वो वुड का ही रहता है, मतलब एक लकड़ी ही रहता है। स्टिक जो है वो उसका प्लास्टिक का बना सकते थे, महंगे महंगे के आइसक्रीम कंपनी बनाने वाले कोई और दूसरे टाइप का फाइबर का इसका बना देते। लेकिन कितनी भी बड़ी कंपनी हो, ठेला वाला से लेकर के, जो ऐसी ठेला पे कुल्फी 5 रुपए में बेचता है उसे लेकर के, और बड़े बड़े ब्रांड्स तक, सब स्टिक वाले आइसक्रीम में लकड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका भी रीजन है एच बॉन्डिंग। बेसिकली जो वुड होता है ना, वुड बेसिकली एक तरीके का पॉलीमर होता है। क्या होता है? पॉलीमर। और पॉलीमर किसका? सेलुलोज का। अरे बोलो। और इसके सेलुलोज होता है, और सेलुलोज में बहुत सारे, सेलुलोज एक टाइप का वो होता है, मतलब ऐसा समझो कि पॉलीमर है ये। अभी डिटेल में बता नहीं सकते क्योंकि आपको पॉलीमर के बारे में कोई आइडिया है नहीं। ठीक है, तो आप ऐसा मान लो कि वुड जो है वो एक पॉलीमर है, और वो किसका पॉलीमर है, या सेलुलोज है वो एक तरीके का। होता क्या है कि जैसे आपके पास ये स्टिक है, ये आपका आइसक्रीम है, और ये आपका आइसक्रीम का नीचे स्टिक है, ये स्टिक है, वुडन स्टिक। अच्छा, ये जो आइसक्रीम है इसमें क्या है, मिल्क वगैरह है? अरे आइसक्रीम तो दूध से ही बनेगा ना, मिल्क वगैरह है, ये सब चीज है। तो मिल्क और इस वुडन स्टिक के बीच में, या मतलब जो ये जो वुडन स्टिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके मॉलिक्यूल और इस मिल्क के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसीलिए वो लकड़ी का चम्मच जो है वो जितना अच्छे से इस मिल आइसक्रीम को पकड़ के रखेगा, उतना कोई दूसरा चीज पकड़ के नहीं रख पाता। तुम अगर एक कॉन्सेप्ट समझो, तो तुम आइसक्रीम को स्टिक को निकाल कर ऐसे रखते हो, ऐसे पलट भी देते हो, तो ऐसा तो नहीं कि फट से ग्रेविटी के कारण वो नीचे गिर जाता है। जैसे एक स्टिक वाला आइसक्रीम लिए है ना, निकाले, बोले कि एक स्टिक वाला आइसक्रीम दीजिए, और आइसक्रीम लेने के बाद तुम खाने से पहले उसको कितना भी ऐसे ऐसे हिला डुला दो, ऐसे पलट भी दोगे, तो भी वो फट से नीचे
नहीं गिर जाएगा, वो तो गर्मी के कारण फिर धीरे धीरे आइसक्रीम पिघल जाएगा तो भले लिक्विड बन के बह जाएगा, वो अलग बात है। नहीं तो ऐसे तुम हाइड्रोजन अगर उसको ऐसे करो तो वो आसानी से गिरेगा नहीं, वो उसको पकड़ के रखता है। क्यों पकड़ के रखता है? क्योंकि इस वुडन स्टिक के मॉलिक्यूल्स के बीच में, बेसिकली बस इतना फंडा याद रखो, वुडन स्टिक के मॉलिक्यूल्स के बीच में और मिल्क जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में क्या होता है? एच बॉन्डिंग। बताओ, बचपन से आइसक्रीम खा रहे थे, आज तक नहीं पता है कि लकड़ी क्यों डालते हैं? तो लकड़ी के जो मॉल ऐसा बेसिक से फंडा याद रखो, लकड़ी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे और ये जो मिल्क है या जो आइसक्रीम में है उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में क्या होगा? एच बॉन्डिंग। तो बेसिकली ये लकड़ी और इस आइसक्रीम के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, वही अगर आप कोई दूसरा चीज ले लोगे, कोई प्लास्टिक ले लोगे या कोई फाइबर लगा दोगे तो वहां एच बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसे करोगे या कुछ भी ऐसे करोगे तो आइसक्रीम जल्दी आपका नीचे गिर जाएगा। पता, 50 रुपए का आइसक्रीम खरीदे, खा पाए नहीं, जमीन पे गिर गया, है कि नहीं? या मान लो आप आइसक्रीम खरीदे, अब आइसक्रीम खरीद रहे, खा रहे, आइसक्रीम खाने में 5 मिनट समय लगेगा, तब तक वो हिला डुला, एच बॉन्डिंग था नहीं, स्टिक से आइसक्रीम नीचे गिर गया रोड पे, है कि नहीं? तो फिर तुम कंपनी वाले को बोलोगे कि सर लकड़ी ही अच्छा था, मेरा तो आइसक्रीम जमीन पर ही गिर जा रहा है, तो बोलेगा तुमको खाने नहीं आ रहे हैं, जल्दी जल्दी खा जाओ। तो ये सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया, और लकड़ी सस्ता भी पड़ता है कि नहीं? कोई दिक्कत? ये कितने लोगों को समझ में आया गर्मी का समय में आइसक्रीम का कॉन्सेप्ट? एक बार अच्छे से देख लो इसको, फिर आगे बढ़ो। चलो, वेरी गुड। एक है एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड is more than its theoretical weight. Experimental molecular weight of acetic acid is more than its theoretical weight. ठीक है, एसिटिक एसिड होता क्या है? व्हाट इज एसिटिक एसिड? हाँ, बिल्कुल सही। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। ठीक है, जहां पे भी ये COOH वाला चीज लगा रहता है वो एसिड होता है। ठीक है, डिटेल में हम लोग ऑर्गेनिक वगैरह में पढ़ेंगे। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका एसिटिक एसिड है। अगर हम आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए बोले तो आप कैसे निकालोगे? कितने कार्बन है? दो। एक कार्बन का मास कितना होता है? 12। तो दो के कितने हो जाएंगे? 2 × 12। हाइड्रोजन कितना है? 3 और 1 4, 1 × 4। ऑक्सीजन कितना है? 2, 16 × 2। यही ना करोगे? कितना होगा? 24 + 4 + 32, कितना हो गया? 28, 30, 60। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? 60। है ना? आपसे कोई पूछे कि एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है तो आप बोलोगे 60। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो एक्सपेरिमेंटली इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इससे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, थोड़ा अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाकर। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको CH3 C डबल बॉन्ड OH ऐसे दिखेगा। ठीक है, और एक दूसरा अगर आप ध्यान से देखो, ऐसा दिखेगा। अच्छा, है ये क्या? एसिड। एसिड है तो अपना H+ लूज कर सकता है। तो अगर H+ अपना लूज कर देगा तो इस पर क्या आएगा? माइनस। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा? रुक जा, देखो बताते हैं तुमको, रुक जा। ये O है, H है, यहाँ पे O है।
है H है, डबल बॉन्ड O है, CH3। अब बेटर है, बोलो सही है। तो यहाँ पे बाबू अगर तुम ध्यान से देखो तो कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे क्या पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, कोई दिक्कत? यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। तो आपको नहीं लग रहा कि इनके इनके बीच में यहाँ अट्रैक्शन होगा और इनके इनके बीच में यहाँ क्या होगा? अट्रैक्शन। और इस अट्रैक्शन को आप क्या बोलोगे? बोलो ना। एच बॉन्डिंग नहीं बोलोगे? यहाँ हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है? फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से। और सामने भी क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन। नीचे भी वही चीज, ऊपर भी वही चीज। तो एक एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल में कितने एच बॉन्डिंग हो रहे हैं? दो। एक एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल में, जो एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो एक अकेला एग्जिस्ट ना करके कैसे एग्जिस्ट करता है? डाइमर के फॉर्म में। कैसे एग्जिस्ट करता है? डाइमर के फॉर्म में। याद है जैसे NO2 N2O4 था, वहां पे तो एक प्रॉपर वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल अपने बगल में पड़े हुए दूसरे एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? दो। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये दोनों मॉलिक्यूल हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए आप ये भी बोल सकते हो कि एसिटिक एसिड ऑलवेज एग्जिस्ट एज, एसिटिक एसिड ऑलवेज एग्जिस्ट एज डाइमर। एसिटिक एसिड ऑलवेज एग्जिस्ट एज डाइमर। अगर ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, हमेशा ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट 60 आएगा या 120 आएगा? हम और तुम हमेशा एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा कभी एक अकेले का लिया जाएगा कि हमेशा हम दोनों का साथ में ही लिया जाएगा? साथ में ही लिया जाएगा। इसीलिए जो इसका एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना आ रहा है? 120। क्योंकि वो हमेशा डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करने का मतलब कि हमेशा दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, और दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं और वो एग्जिस्ट कर रहे हैं साथ में। ऐसे थ्योरेटिकली कोई पूछे एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट, तो हम एक फॉर्मूला लिखेंगे और मास ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली स्ट्रक्चर जब देखा गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखा गया कि एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल दूसरे एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या है? जुड़ा हुआ है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बहुत वीक नहीं है, तो वीक में भी स्ट्रांग वाला इफेक्ट। तो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये दोनों हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो एसिटिक एसिड ऑलवेज एग्जिस्ट एज डाइमर, मतलब दो मॉलिक्यूल एक साथ ही हमेशा जुड़े रहेंगे। तो जब मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो कितना आएगा? 60 या 120? 120। इसीलिए एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन इट्स थ्योरेटिकल। कितने लोग को चमका? इन सारी चीजों का जो रीजन है वो सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। बोलो। जैसे क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं, CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 16। एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। नहीं तो कार्बन का 12 हो गया और 4 हाइड्रोजन का 4 हो गया, तो इज इक्वल टू कितना आएगा? 16। H2O का 1 × 2 प्लस 16 कितना होगा? 18। सही है ना? तो मीथेन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 16 है, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 18 है। लगभग मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर ही है, 1-2 AMU का फर्क है ना? तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लगभग आप क्या बोलते हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं। और मीथेन का एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं है, लेकिन वेरी लो होता है, 100 से बहुत कम होता है। अरे बोलो यार। तो तुमसे पूछेगा ऐसा क्यों? वाई? इतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़े हो, थोड़ा बताओ। मीथेन है और वाटर है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट लगभग बराबर ही है। ये भी, अरे बोलो ना।
लेकिन फिर भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सीधा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और मीथेन का 100 से काफी कम होता है ना, मतलब 50 से भी कम होता है मीथेन का। मीथेन का 50 से भी कम होता है। क्यों होना चाहिए ऐसा? बोलो। अरे बाबू, तुम CH4 का स्ट्रक्चर थोड़ा बताओ, इधर देखो। क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? क्या इसका हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कनेक्टेड है? नहीं। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का H बॉन्डिंग नहीं होगा। तुम लोग ना पढ़ो घर पे बाबू थोड़ा। किसी भी तरीके का कोई H बॉन्डिंग नहीं होगा। ठीक है। और हम आपको 2 दिन छुट्टी इसलिए नहीं देते कि आप लोग मटर गश्ती करिए। इस बार तो एक दिन और एक्स्ट्रा हो गया, कुछ काम था तो कल भी क्लास नहीं हो पाया। ठीक है। और वाटर को अगर तुम ध्यान से देखो तो वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? मान लो वाटर है, एक और वाटर ले लेते हैं। बोलो। ठीक है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। हाँ, कितने बार बताएं, बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए आपको देखना है दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरैक्शन।
तो एक CH4 का मॉलिक्यूल लो, दूसरा CH4 का मॉलिक्यूल लो, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, इनके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन आप एक वाटर का मॉलिक्यूल लोगे और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल लोगे तो उनके बीच में इंटरेक्शन है। यानी एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से H बॉन्डिंग से कनेक्टेड है, वो H मॉलिक्यूल H बॉन्डिंग से एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। तो जाहिर सी बात है उनको अलग अलग करने के लिए आपको एनर्जी क्या देना पड़ेगा, ज्यादा। तो टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, इसका। तो बॉइलिंग पॉइंट इसी का ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इधर, ये इधर, ये भी तो H किसी ना किसी के साथ करेगा। एक ऑक्सीजन इधर होगा, एक ऑक्सीजन इधर होगा, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पर पानी होगा, यहाँ पर पानी होगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये ऑक्सीजन भी किसी दो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल देखो, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन बॉन्ड किया और ये दोनों हाइड्रोजन एक एक किए, तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है, 4। तो ये भी याद रखो, एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है, तो वो जाहिर जाहिर सी बात है कि एक मॉलिक्यूल अपने अगल बगल के मॉलिक्यूल से ज्यादा अट्रैक्टेड है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट CH4 से बहुत ज्यादा होता है। कितने लोग को समझ में आया, कोई दिक्कत? चलो हम तुमको एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ H बॉन्डिंग इन पहला H2O2 और दूसरा एमोनिया, तीसरा HF। ये 3 करो। आपको टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स निकालना है। जैसे मैंने वाटर में टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड निकाले, 4। तो अब आपको H2O2 का स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ा चुके हैं, याद है, पेरोक्साइड वाला। दिस इज H2O2। एमोनिया का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, ठीक है। और ये आपका HF है। तो ये 3 मॉलिक्यूल है, इन 3 मॉलिक्यूल में आपको टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता करना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस। ठीक है, चलो तुम ये होमवर्क ले लो। सही सही प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके दिखाओगे कि इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो आज का क्लास फाइंड करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर हो गया। अभी थोड़ा बहुत कुछ कुछ बातें और बची हैं, उनको करने के बाद फिर अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत किसी को, पक्का? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। बाबू देखो, CH4 का जो मॉलिक्यूल था, CH4 का अगर आप एक मॉलिक्यूल लेते हैं, क्या CH4 का मॉलिक्यूल का कोई भी चीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता नहीं है। कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन भी आपका फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब एक CH4 का मॉलिक्यूल दूसरे CH4 के मॉलिक्यूल से आपस में जुड़ा हुआ या अट्रैक्टेड नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक वाटर के मॉलिक्यूल को देखो तो वाटर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, 4। तो जितने ज्यादा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता चला जाएगा, उतना ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से उतने जुड़े हुए रहेंगे, उतने अट्रैक्टेड रहेंगे एक दूसरे के प्रति। तो जाहिर सा बात है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा, अरे बहुत इजी है यार ये सब चीज, कि CH4 और वाटर दोनों का जो मॉलिकुलर मास है वो लगभग सेम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, ठीक है। इसलिए ज्यादा का डिफरेंस है क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है, अरे बोलो ना, लेकिन CH4 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर सकता। क्लियर है श्रेया? श्रेया क्लियर है?
ओके फिर ठीक है, तो 10:15 तक फिजिक्स क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वापस से रीज्वाइन हो जाइएगा 10:15 के आसपास। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, थैंक यू। क्लियर है ना ये आपका होमवर्क है, बनाकर लाइएगा।